क्लास 11th हाइड्रोजन यूनिट को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज की वीडियो में भी। और इससे पहले हम सीख चुके हैं कि जल की क्या, हाइड्रोजन और हाइड्राइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे कैसे उनको बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वाटर पे, वाटर जिसको जल कहते हैं, H2O। H2O का स्ट्रक्चर, H2O की प्रॉपर्टीज़, H2O का टाइप्स, ये सब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते ही लेट्स स्टार्ट। जल की संरचना, फॉर्मूला आपको पता है, जल का फॉर्मूला होता है H2O। H2O में आपके पास केंद्रीय परमाणु है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो वो आता है 1s2, 2s2, 2p6, है ना। 2p6 के इलेक्ट्रॉनों को जब आप विभाजित करेंगे तो x में 2 इलेक्ट्रॉन है, py में 1 और pz में 1। इट मीन्स हमारे पास जो केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है उसके 3 2p कक्षक जो थे वो संकरित होकर 3 2p और 1 s, ये संकरित होकर टोटल 4 sp3 संकरित कक्षक बना लेते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 s का और 3 p के टोटल 4 हो गए, तो 4 कक्षक संकरित होकर बना लेते हैं आपके पास sp3 संकरण। sp3 संकरित कक्षक जो बनेंगे वो आपके इस तरह के दिखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम। ये आपके पास सेंटर में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के 4 sp3 संकरित जो कक्षक बने हैं वो चारों तरफ इस तरह से प्रेजेंट है। इन 4 संकरित कक्षकों में 2 के पास, ये वाले जो 2 हैं उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इनको हाइड्रोजन से मिल जाता है सहसंयोजक आबंध बनाकर। और जो 2 है उनके पास पहले से ही एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन है, तो इनको और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ना, तो इनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है जिनको हम बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और जो ये वाले थे जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, वहाँ वाले को दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन प्रदान कर देता है। समझ में आ रही है? टोटल हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या थी वो कितनी थी? 2, 4, 5 और 1 6। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन अपने थे और 2 उसने हाइड्रोजन से ले लिए। अतः हमारे पास 4 sp3 कक्षकों में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये जो शेप बनती है इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स का आबंध पूर्ण हो गया तो आपके पास एकाकी युग्म वाले जो कक्षक हैं वो कोई शेप में तो हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो हमारी शेप क्या बनेगी? इस तरह से HOH, वो यहाँ पर दिखा रखी है। ठीक है, तो HOH ये शेप बनती है। और आपके पास यहाँ पर जो एंगल बनता है, बॉन्ड एंगल, इसकी वैल्यू है 104.5 डिग्रीज। ये आप याद रखेंगे, 104.5 डिग्रीज। एंड ये जो बॉन्ड लेंथ है, जो ये आबंध है, ये कितना बड़ा होता है? ये है 95.7 पाइकोमीटर्स। तो ये जल की संरचना है। इसकी शेप कैसी हो गई? कोणीय। ठीक है, V के जैसा लग रहा है ना, ये उल्टा V, तो कोणीय संरचना है जिसमें जो HOH आबंध कोण है वो है 104.5 डिग्रीज और OH बॉन्ड लेंथ है 95.7 डिग्रीज। और इसमें केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन की संकरण अवस्था क्या है? sp3। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको जल की संरचना। अब जो जल के अणु होते हैं ये आपके पास बना लेते हैं हाइड्रोजन आबंध। देखिए आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में, ये एक H2O मॉलिक्यूल बनाया हमने इधर, ये दूसरा H2O मॉलिक्यूल, तीसरा H2O मॉलिक्यूल, चौथा H2O मॉलिक्यूल। तो इस तरह जितने भी H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके आपस में जो ये डॉटेड लाइन दिखाई हुई है, इस डॉटेड लाइन से हम क्या दर्शा रहे हैं? हाइड्रोजन आबंध। तो हाइड्रोजन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में एक आकर्षण बल बन जाता है, एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है जिसको हम हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन आबंध बनने की वजह से हमारे पास जो जल है, जो वाटर है, वो जनरली आपका लिक्विड स्टेट में उपस्थित रहता है।
जो हमारी अवस्थाएं होती हैं द्रव, ठोस और गैस, तो जल को द्रवित अवस्था में रखने के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस हाइड्रोजन आबंध का है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, जब हम जल को ठंडा करके जमा देते हैं। अगर आप जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओ तो वो क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है, ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। जल जब ठोस अवस्था में कन्वर्ट होता है तो वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। केज समझते हैं, नेटवर्क की तरह। मैं दिखाती हूँ आपको अभी, ये देखिए इस तरह से ये केज लाइक स्ट्रक्चर बन गया। और इस केज में क्या होगा, यहाँ पर तो ये जल के अणु हैं, H2O के अणु हैं, और H2O के अणु के बीच में जो एक खाली जगह बची है, इस जगह पर वो एयर को भर लेता है, हवा आ जाती है। अब होगा क्या, इसकी वॉल्यूम तो बड़ी है, आयतन तो बड़ा हो गया, लेकिन अगर आप इसका द्रव्यमान निकालते हैं तो वो छोटा रह जाता है, वो कम रह जाता है। तो द्रव्यमान और आयतन के मान के हिसाब से जब हम घनत्व निकालते हैं तो बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। यही कारण है कि आपके पास जो बर्फ़ है वो जल के ऊपर तैरती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बर्फ़ ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था के घनत्व अधिक होते हैं, तो घनत्व अधिक होते हुए भी तैरती क्यों है। आप ये बोलोगे कि जब हम जल को ठोस में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी ये जो स्ट्रक्चर बन के आती है, इस स्ट्रक्चर के अंदर वो एयर को ट्रैप कर लेती है। ठीक है, जिसके कारण उसका आयतन बढ़ जाता है, अतः घनत्व घट जाता है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वो हल्का लगेगा और हल्का लगने की वजह से वो पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना चाहिए कि हमारे पास 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, याद मार्क कर लो, आप कहीं पे नोट डाउन कर लो, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हमारे पास जो जल है उसका घनत्व बर्फ़ की तुलना में ज़्यादा होता है। 4 जो वैल्यू है, यानी कि आप धीरे धीरे उसको ठंडा कर रहे हैं, ठंडा करते करते 4 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद बर्फ़ उल्टा हो जाएगा। अब बर्फ़ का घनत्व कम हो जाएगा और जल का ज़्यादा हो जाएगा। उससे पहले तक आपके पास जल का घनत्व ज़्यादा होता है और बर्फ़ का घनत्व कम होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको स्ट्रक्चर्स, जो संरचनाएं हैं जल की, बर्फ़ की, उसके पूरी स्ट्रक्चर समझ में आ गया। बर्फ़ हल्की क्यों होती है ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट है बेटा आपके पास मृदु जल और कठोर जल, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। क्या होता है मृदु जल, क्या होता है कठोर जल। आपके पास जो जल, जिसमें आप जैसे साबुन लेते हैं, साबुन से झाग बनाया, अगर किसी जल में झाग बन पा रहा है तो उसको हम बोलते हैं मृदु जल, और किसी जल में झाग नहीं बन पा रहा है तो उसको हम बोलते हैं कठोर जल। अब कोई भी जल मृदु से कठोर होता क्यों है, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग तरह के सॉल्ट्स डिजॉल्व रहते हैं। फिर ये कठोरता भी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है टेम्पररी कठोरता, टेम्पररी हार्डनेस, जिसको हम बोलते हैं आपकी टेम्पररी हार्डनेस, और दूसरी होती है आपकी परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, यानी कि वो स्थायी कठोरता है। इन दोनों प्रकार की कठोरता में से आपके जो टेम्पररी कठोरता है वो क्या है, जिसको आप आराम से फिजिकल मेथड से ठीक कर सकते हो। लेकिन जो स्थायी कठोरता है, जो परमानेंट हार्डनेस है, उसके लिए आपके पास अलग अलग प्रकार की, विशेष प्रकार की विधियां हैं, तभी आप उस कठोरता को हटा सकते हो। अब ये करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर आपका कठोर जल होगा तो उसके अंदर आप कुछ भी अपने प्रोसेसेस कैरी आउट नहीं कर पाओगे। तो हम पहले क्या करते हैं, जल की कठोरता को हटाते हैं, उसको मृदु जल में कन्वर्ट करते हैं, और फिर आपके पास वो अब जल नॉर्मलाइज हो जाता है। तो अब हमें पढ़ना है कि कैसे कैसे आप ये क्या क्या विधियां हैं किसी भी जल में से कठोरता को हटाने के लिए। जो परमानेंट हार्डनेस है उसके लिए आपकी केमिकल विधियां हैं, हम वो वाली डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ, तो सबसे पहली विधि जल की कठोरता को हटाने के लिए क्या है कि उसको हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसके साथ हम हीटअप करते हैं। अब सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा, जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम, आई टोल्ड यू ना कि उसमें सॉल्ट होते हैं, तो इन सॉल्ट को हमें हटाना है। तो कैल्शियम के सॉल्ट हो या मैग्नीशियम के सॉल्ट हो, उनके साथ वो इस तरह से रिएक्ट कर जाता है। अब वो सॉल्ट जब रिएक्ट होंगे तो वो बना लेंगे आपका कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम का कोई भी सॉल्ट होगा उसको हम सोडियम कार्बोनेट से गर्म कर रहे हैं, वो बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे ही मैग्नीशियम का कोई भी सॉल्ट होगा उसको हम सोडियम कार्बोनेट से गर्म कर रहे हैं, वो बना लेंगे आपके मैग्नीशियम कार्बोनेट।
नाउ ये जो कार्बोनेट्स होते हैं ये अविलय होते हैं, मतलब जल में नहीं घुलनशील होते। तो कुछ समय के बाद क्या होगा, वो सॉलिड स्टेट में अलग अलग दिखना शुरू हो जाएंगे। जब आपने सोडियम कार्बोनेट घोल लिया, जो भी अविलय पदार्थ आपको मिलेगा आप उसको छान लेते हो, फिल्टर आउट कर लेते हो, और छन्नी में जो रह जाएगा वो तो है आपका सॉल्ट। जो नीचे जल निकल गया वो आपका अब सॉफ्ट वाटर हो गया, सॉफ्ट जल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट विधि है आपकी परम्यूटेड मेथड। परम्यूटेड मेथड को हम जियोलाइट मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, आपके पास जो भी जल है, जो आपका कठोर जल है, उसको हम सोडियम जियोलाइट को ही हम परम्यूटेड कहते हैं। तो उसकी हेल्प से हम उसको सॉफ्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। इस तरह का ये एपरेटस होता है जिसमें ये अभिक्रिया की जाएगी, प्रक्रम किया जाएगा। आप कठोर जल को इसमें जमी हुई सोडियम परम्यूटेट की परतों से प्रवाहित करते हैं। ये जो ऑलरेडी इसके अंदर परम्यूटेट की परतें बनी हुई हैं, मतलब यहाँ पे ये सॉलिडिफाई कर रखा है, आप इसमें कठोर जल डालना शुरू करते हो और कठोर जल इसमें से ये प्रवाहित होता है। ठीक है। क्या होगा, जब इसमें से वो प्रवाहित होगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन्स हैं वो परम्यूटेट के साथ, परम्यूटेट क्या था, सोडियम जियोलाइट, तो Na सोडियम आयन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो कैल्शियम था वो जियोलाइट के साथ चला जाएगा। ठीक है। आपको देखो मैं इक्वेशंस दिखाती हूँ, ये हैं वो इक्वेशंस। आपके पास सोडियम जियोलाइट, कैल्शियम का सॉल्ट था, कैल्शियम जियोलाइट बन गया और सोडियम सॉल्ट डिजॉल्व हो गया। ऐसे ही मैग्नीशियम के साथ भी यही सेम अभिक्रिया हुई, मैग्नीशियम जियोलाइट बन गया। तो आपके पास जो जियोलाइट की परतें थी उन परतों पर कैल्शियम और मैग्नीशियम आकर लग जाता है, चिपक जाता है, सेपरेट हो जाता है और जल में से कठोरता हट जाती है। ठीक है। ये वाला मेथड था आपका परम्यूटेड मेथड। अब इसके बाद एक और विधि है आपकी जिसको हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। तो आयन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है, आपके पास ये डायग्रामेटिकली यहाँ पर शो किया हुआ है। इसमें हम जल को रेजिन के हेल्प से उसको हम प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है। अब इसमें रेजिन दोनों तरह के हो सकते हैं, एसिडिक और बेसिक, अम्लीय भी और क्षारीय भी। उन दोनों के एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं। अम्लीय में आता है आपका RSO3H और क्षारीय में आ जाता है आपका RNH2। अब क्या होगा, आपके पास जो रेजिन है वो आपने इस तरह का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर धनायन रेजिन, यहाँ पे ऋणायन रेजिन, उन रेजिन्स की परतें बनाई हुई हैं। आप यहाँ से कठोर जल पास करना शुरू करते हो, वो धीरे धीरे ऐसे इसको पूरे दोनों रेजिन्स को क्रॉस करेगा। अब जब ये इनसे क्रॉस कर रहा है तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट थे वो रेजिन के हाइड्रोजन आयन के साथ डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं, मतलब विस्थापन कर देते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन तो रेजिन से निकल के जल में चला गया और जल का जो कैल्शियम सॉल्ट था या मैग्नीशियम आयन था वो जाकर इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट के साथ चिपक गया। फाइनली यहाँ से जब जल निकल के बाहर आएगा तो वो वाला जल आपका सॉफ्ट जल होगा आपका। ठीक है, जिसमें से कठोरता हट चुकी होगी। तो ये 3 विधियाँ आपकी बहुत हैं। इसके अलावा और भी विधियाँ दी हुई हैं आपके पास बुक में, उनको आप पढ़ के देख सकते हो। एक है कैलगॉन विधि, तो उसमें भी आपको यही करना है, बेसिकली हमें कैलगॉन लेना है। कैलगॉन लेके आपको अपने जल से, कठोर जल से रिएक्शन करवाना है, पास करवाना है। होगा क्या, उसका कैलगॉन का सोडियम आयन तो जल में आ जाएगा और जल का कैल्शियम या मैग्नीशियम कैलगॉन में चला जाएगा। ये था परमानेंट हार्डनेस के बारे में। टेम्पररी हार्डनेस में आपको सिंपली बस बॉईल करो, उबाल दो और आपका जल सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने जल की कठोरता के बारे में भी टॉपिक कवर कर लिया। अब एक्सक्यूज़ मी, अब आप लोग अपना चेक पॉइंट 17.2 करने की पोजीशन में हैं। ठीक है, चलिए। तो बेटा आज की वीडियो आप सबने देख ली है, आप 17.2 करने की पोजीशन में हो गए हैं। अब सब लोग अपना वर्क साथ साथ करते रहिए, एग्ज़ाम्स आपके नज़दीक आ रहे हैं। आप वीडियोस देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। बाय, थैंक यू।